हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। चलिए आज हम लोग जीवों में जनन पार्ट 2 को देखने वाले हैं, जो आपके कक्षा 12th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर आप लोग नेट की तैयारी करना चाहते हैं या फिर बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो हिंदी मीडियम में इससे बेहतर शायद ही कोई आपको दूसरा ये क्वेश्चन मिलेगा। ये ऐसा क्वेश्चन है जो नेट में भी कई बार पूछा गया और बिहार बोर्ड में भी पूछा जाता है। तो यदि आप लोग इसका तैयारी करना चाहते हैं, आप लोग हिंदी मीडियम से हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को सही से देखिए। साथ ही साथ बिहार बोर्ड के बच्चे जो इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं वो तो एक बार अवश्य देख लें। चलिए हम लोग डिस्कशन करते हैं, टाइम ज़्यादा नहीं बर्बाद करेंगे। कह रहा भ्रूण पोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं। भ्रूण पोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं। ऑप्शन ए n, ऑप्शन बी 2n, ऑप्शन सी 3n और डी ए और बी दोनों, 2n और 3n दोनों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3n। भ्रूण पोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं तो 3n क्रोमोसोम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है। अर्थात जब जीवों के उत्पत्ति जो है एक जनक के द्वारा होता है तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए लैंगिक जनन, ऑप्शन बी अलैंगिक जनन, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी आंतरिक निषेचन। इसका आंसर हो जाएगा बी अलैंगिक जनन। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब वह क्या कहलाता है। नहीं तो उस जनक को क्या कहते, उस जनन को जब संतति की उत्पत्ति एक जनक के द्वारा होता है तो इस प्रक्रिया को हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। नहीं, और चूंकि उसमें एक जनक भाग लिया है उसे, इसलिए उसे अलैंगिक जनक कहते हैं। नहीं, जनन और जनक, जनक जो ये भाग लिया, जिन्होंने क्या किया बच्चे को उत्पन्न किया, और जनन एक प्रक्रिया है। याद रखिएगा जनक और जनन में अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूण पोष बनाता है। ऑप्शन ए अनिषेचित अंड, ऑप्शन बी सहायक कोशिका, ऑप्शन सी एंटीपोडल्स, ऑप्शन डी द्वितीयक केंद्रक। तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीयक केंद्रक। द्वितीयक केंद्रक जो है वो नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूण पोष का निर्माण करता है, इसलिए द्वितीयक केंद्रक मतलब 2n और एक नर युग्मक मतलब n, तो 2n और n मिलने के बाद वो क्या हो जाता है 3n हो जाता है। इसलिए हम लोग इससे पहले जो क्वेश्चन देखे हैं उसमें पूछा गया था भ्रूण पोष कैसा संरचना है, तो हम लोग आंसर दिए थे 3n। क्यों दिए थे, क्योंकि एक नर युग्मक रहता है और दो क्या रहता है आपका द्वितीयक केंद्रक रहता है, ये दोनों मिल करके और 3n का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। ए केंद्रक, बी रसधानी, सी माइटोकॉन्ड्रिया और डी सेंट्रियोल। देखिए स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है, ये जो है आपके चैप्टर नंबर 3 जो है मानव जनन है उसमें आपको पढ़ना रहता है, लेकिन यहाँ पे दे दिया गया है। तो यहाँ पर ही हम लोग देख लेते हैं क्या पाया जाता है। तो मध्य भाग में जो रहता है वो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे कोशिका का ऊर्जा गृह के नाम से भी जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से इस शुक्राणु को क्या होता है ऊर्जा प्राप्त होता है, जिस वजह से शुक्राणु एक जगह से दूसरी जगह जा पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है। इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है। ए ऑर्निथोफिली, बी एंटीमोफिली, सी क्रिप्टोरोफिली और डी हाइड्रोफिली। चमगादड़ द्वारा परागण क्या कहलाता है तो क्रिप्टेरोफिली कहलाता है। नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं।
जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है? ए बीज से, बी युग्मनज से, सी युग्मकों से और डी विखंडन से। देखिए, जनक समान जीव जो है वो अलैंगिक प्रजनन में प्राप्त होता है। तो आपको देखना है कि इन चारों ऑप्शन में से अलैंगिक जनन के प्रकार कौन है। तो अलैंगिक जनन के प्रकार में आप लोग पढ़े होंगे विखंडन, नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विखंडन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, द्विखंडन किसमें पाया जाता है? द्विखंडन किसमें आपको देखने को मिलता है? ए अमीबा में, बी पैरामीशियम में, सी जलकुंभी में और डी अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में। नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में। हम आपको इसके लिए मतलब ये बताए थे, सूत्र याद करने वाला वो क्या था कि ए बी पी, नहीं, ए बी पी न्यूज ने कहा, एबीपी न्यूज ने कहा अमीबा, ए से अमीबा, नहीं, अमीबा, ए से अमीबा आप लोग लिख लीजिएगा, और बी से, पी से पैरामीशियम, PARAMECIUM। तो एबीपी न्यूज ने कहा अमीबा और पैरामीशियम में बाइनरी फ्यूजन होता है। बाइनरी मतलब द्विविखंडन होता है। BINARY बाइनरी फ्यूजन, FISSION, नहीं। तो एबीपी न्यूज ने कहा अमीबा और पैरामीशियम में बाइनरी फ्यूजन होता है। मतलब कि आप लोग को याद करना है कि अमीबा और पैरामीशियम में क्या होता है? द्विविखंडन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, मुकुलन जिसे बर्डिंग कहा जाता है, नहीं? तो मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? ऑप्शन ए ईस्ट में, बी म्यूकर में, सी पाइनस में और डी फर्न में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ईस्ट में। तो मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? ईस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, देखिए ये सब ना नीट में भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप लोग क्या कर लीजिएगा? याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन नंबर 30, जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकता है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मतलब क्वेश्चन है। इससे कई सारा जलकुंभी से रिलेटेड कई बार लगभग 5 to 6 टाइम जो है आपके बिहार बोर्ड और नीट में पूछा गया है क्वेश्चन। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, लेकिन ये जो क्वेश्चन ये नहीं उतना पूछा गया। नेक्स्ट तो देखिए हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए 8 माह, ऑप्शन बी 6 माह, ऑप्शन सी 5 माह और ऑप्शन डी 12 माह। इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए 8 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है? इस टाइप का क्वेश्चन तो नीट में कई बार पूछा गया, बिहार बोर्ड में भी पूछा गया है, तो आप लोग इसे भी याद कर लीजिए। ए बांस में, बी आम में, सी लीची में और डी जामुन में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बांस में। देखिए आप लोग को विश्वास नहीं हो रहा हो तो आप लोग इसका प्रीवियस ईयर जो रहता है नीट का वो निकाल करके देखिए, उसमें आपको मिल जाएगा कि ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगले टाइम से हम क्या करेंगे कि प्रीवियस ईयर का हम ये बुक लेकर के रखेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन में हम बता देंगे कि ये क्वेश्चन कितना बार पूछा गया और कब कब पूछा गया है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32, ऋतु चक्र किसमें होता है? ऋतु स्राव चक्र किसमें होता है? ए मनुष्य में, बी बंदर में, सी चिंपैंजी में और डी इनमें सभी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें सभी में। ऋतु स्राव चक्र मनुष्य, बंदर, चिंपैंजी इन तीनों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या होती है। मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 44 और ऑप्शन डी 46। नहीं, मतलब ऑप्शन ए 21, बी 23, सी 44 और डी 46। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर 46 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34,
इनमें कौन अंडपरजक ओविपेरस प्राणी है? अंडपरजक प्राणी का बताना। अंडपरजक, सजीव परजक ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है। नहीं, ऑप्शन ए मुर्गी, बी अंडपरजक किसे कहते हैं पहले ये देख लेते हैं। तो ऐसा जीव जो बच्चे को न जन्म दे करके अंडा को जन्म देता हो और अंडा से नए जीव उत्पन्न होता है, उससे हम लोग अंडजीव कहते हैं। तो देखिए, तो इसमें से कौन कौन सा जीव है जो आपको अंडा उत्पन्न करता है? ऑप्शन ए मुर्गी, बी सांप, सी मगरमच्छ और डी इनमें सभी। तो हम सब जानते हैं कि मुर्गी, सांप और मगरमच्छ पहले अंडा उत्पन्न करते हैं और अंडे से बच्चे का निर्माण होता है। नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है तब उसे कहते हैं? ए बाह्य निषेचन, बी अनिषेक जनन, सी आंतरिक निषेचन और डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, जब निषेचन की क्रिया जीव के शरीर के बाहर होता है तब उसे बाह्य निषेचन कहा जाता है। जैसे में मतलब क्या होगा यहाँ पे कि नर और मादा अपना जो युग्मक है वो जीव के शरीर से बाहर छोड़ते हैं, जैसे मेढक में आपको देखने को मिलता है, मछलियों में आपको देखने को मिलता है। आंतरिक निषेचन, जब निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर में होती है। नहीं, जैसे मनुष्य, गाय, भैंस, बड़े जितने भी जीव हैं वो सब इंक्लूड इसमें कर सकते हैं। शेर, बानर, कुत्ता, बिलाई, गिद्दर जो भी हो, नहीं तो इस सब को इंक्लूड कर सकते हैं। अनिषेक जनन मतलब बिना निषेचन के जो जनन होता है उसे अनिषेक जनन कहा जाता है। नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए बाह्य निषेचन। नेक्स्ट 36। युग्मक स्थानांतरण हो सकता है? ए जल द्वारा, बी वायु द्वारा, सी हवा द्वारा और डी इन सभी द्वारा। ये बिहार बोर्ड के बच्चों के बिहार बोर्ड का जो एग्जामिनर होता है उसका फेवरेट क्वेश्चन है कि युग्मक स्थानांतरण हो सकता है। नहीं, कई बार पूछा गया, तो आप लोग इसे याद कर लीजिए कि बहुत सारे एजेंट होते हैं जिसके द्वारा युग्मक का स्थानांतरण एक जगह से दूसरी जगह होता है। नहीं, ऑप्शन ए जल द्वारा, बी वायु द्वारा, सी हवा द्वारा और डी इन सभी द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी इन सभी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है? ए मेढक में, बी हिरण में, सी मनुष्य में और डी घोंघा में। निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है? तो हम अभी बता चुके हैं कि बाह्य निषेचन कैसे जीवों में होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए मेढक में। नहीं, क्वेश्चन नंबर 38। इनमें किसमें जल माध्यम से निषेचन होता है? जल के माध्यम से निषेचन किसमें होता है ये बताने। ए शैवाल, बी ब्रायोफाइट्स, सी टेरिडोफाइट्स और डी इन सभी का। तो शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट इन सभी में क्या होता है? जल के माध्यम से निषेचन होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी इन सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है? ए पपीता, बी सरसों, सी मक्का और डी गुड़हल। क्या हो जाएगा? पपीता उभयलिंगी पादप नहीं है, बाकी सभी क्या उभयलिंगी पादप है। नहीं, उभयलिंगी पादप कहने का मतलब कि जिसमें नर और मादा दोनों प्रजनन अंग उपस्थित हो। नहीं, और मतलब जिसके फूल में मतलब कि तो यही उभयलिंगी पादप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। एगेव में वृद्धि जनन प्रजनन होता है। एगेव में वृद्धि जनन किसके द्वारा होता है? ए बुलबिल द्वारा, बी शक्कर द्वारा, सी एस्ट्रोलेन द्वारा और डी राइजोम द्वारा। क्या हो जाएगा? एगेव में वृद्धि प्रजनन किसके द्वारा होता है? तो बुलबिल द्वारा होता। हम इसे कैसे याद किए थे? ए से एगेव और बी से बुलबिल। नहीं, तो ए बी मतलब ए से एगेव, बी से बुलबिल द्वारा क्या होता है? वृद्धि प्रजनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? नहीं, ए जोंक, बी केंचुआ, सी फीता कृमि और डी घरेलू मक्खी। इसका आंसर हो जाएगा फीता कृमि। फीता कृमि जो है वो उभयलिंगी नहीं है, बाकी सब के सब क्या है? उभयलिंगी है। नहीं, क्वेश्चन नंबर 42। शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन को हम लोग पहले देख चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से देखना है। तो इसे क्या कहते हैं? इन विट्रो और एक होता है इन वीवो। नहीं, तो ऑप्शन ए इन विट्रो, ऑप्शन बी इन वीवो, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा
इन विट्रो, जब निषेचन की क्रिया शरीर के बाहर में होती है उससे बाह्य निषेचन कहा जाता है, और बाह्य निषेचन को ही इन विट्रो भी कहा जाता है। नहीं, ऑप्शन बी देख लेते। जब निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर में संपन्न होती है तो उसे अंतःनिषेचन कहा जाता है, और अंतःनिषेचन को ही इन विवो कहा जाता। नहीं, तो आज का वीडियो मतलब लेक्चर यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं। नहीं, अगर आप लोग को थोड़ा सा भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं कि सर यहाँ पे ये हमें समझने में प्रॉब्लम हो रहा है। अगर किसी भी प्रकार के एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमसे मतलब राय ले सकते हैं कि क्या करना चाहिए। देखिए, मेरे बारे में अभी ज़्यादा मैं नहीं बता रहा हूँ, बस इतना पता है मैं बता रहा हूँ कि बस 2 दिन पहले मेरा बीएससी जो मतलब ये एग्जामिनेशन होता है वो कंप्लीट हुआ है। मेरा जूलॉजी ऑनर्स था और इसमें भी मैं फर्स्ट क्लास से मतलब ये पास आउट किया हूँ। नहीं, तो बस इतना ही। थैंक यू।